बच्चों आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, हम हिस्ट्री का आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वैसे तो थोड़ा सा देखिए टिपिकल भी है, थोड़ा सा हार्ड है ये वाला चैप्टर, बट बेटा ये मेरा विश्वास है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको इजी वे के अंदर, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की, ताकि आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बेटा आपको अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, साथ में बुक रीडिंग ज़रूर करना। क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद जब आप लेसन को रीड करते हैं अपनी बुक में तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो आपको बेटा ये बात ध्यान में रखनी है, आपको सिर्फ वीडियो नहीं देखनी है, वीडियो देखने के बाद आपको बुक रीडिंग ज़रूर करनी है, ताकि आपने जो वीडियो देखी है वो आपको बुक के अकॉर्डिंग समझ में आ सके। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी बेटा आपको ये चैप्टर इजी वे में समझाने की, क्योंकि थोड़ा सा देखिए टफ़ है ये चैप्टर, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, थोड़ा सा टिपिकल है। बट अगर आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे मेरे साथ तो ये क्या है, ये चैप्टर भी ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने बाकी सारी जो वीडियोज़ हैं, मैंने पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की जो वीडियोज़ डाल रखी हैं यूट्यूब पर, उसको भी मैंने देखी, अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रही उनको इजी वे में समझाने की, और आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है मुझे। तो उसी तरीके से बेटा आप मेरी सारी वीडियोज़ को देखिए, अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो देखो बच्चों, जो आज का हमारा उसका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है, हिस्ट्री का हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आवर न्यू चैप्टर एंड फर्स्ट चैप्टर इज़ द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए बेटा, जो आज का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, इसके अंदर क्या बताया गया, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म है, यानी कि जो राष्ट्रवाद है, उसका उदय उसका वो किस प्रकार से उदय हुआ है, किस प्रकार से उसका राइज हुआ है, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, आपको ये जो सामने स्क्रीन के ऊपर आपके अपनी बुक के अंदर सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है। इस पिक्चर से ही क्या है, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। तो देखिए बेटा, इस पिक्चर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, ये एक स्टैचू है, ये देखिए आपको ये स्टैचू दिखाई दे रहा है, ये एक स्टैचू है। इसके दोनों हैंड्स में देखिए, एक हैंड तो ये रहा इसका और एक ये रहा, इसके दोनों हैंड्स में एक चीज़ है, वो मैं आपको एक एक पॉइंट सारे क्लियर करूँगी, ओके। और देखिए ये अलग अलग कंट्रीज़ के, ये देखिए अलग अलग कंट्रीज़ के आपको ये फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग कंट्री की जो फ्लैग्स है, वो जो उस कंट्री के जो लोग हैं, ये देखिए जो ये आपको ये इतनी लंबी लाइन है, देखिए बेटा ये जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है ये और भी आगे तक है, मतलब बहुत ही पीछे से ये बहुत लंबी लाइन बनी हुई आ रही है। और इसके अलावा ये देखिए, ये ऊपर ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह की पिक्चर दिखाई गई है, और ये गॉड हैं, देवी देवता हैं, गॉड हैं, गॉडेसेस हैं, ये सारे ऊपर कहाँ से, आसमान में से सारा सब कुछ देख रहे हैं। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अब आप लोगों को समझाती हूँ। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, इसको ध्यान से समझना बेटा। देखिए स्टार्टिंग में ही क्या है आपके, इन 1848 फ्रेडरिक सरयू, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, prepared a series of 4 print visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। तो देखिए बेटा, इसमें स्टार्टिंग में क्या बताया गया है, 1848 के अंदर एक फ्रांस के आर्टिस्ट हैं जिनका नाम क्या है, फ्रेडरिक सरयू है। इन्होंने 4 चित्रों को, 4 पिक्चर्स को एक साथ इकट्ठा करके, उसको मतलब अलग अलग पिक्चर्स से उनको इकट्ठा करके, उसकी जो ड्रीम है, उसने अपने एक ऐसा वर्ल्ड तैयार किया, अपने सपने वाला, अपने ड्रीम वाला एक वर्ल्ड तैयार किया है, और उसको उसने पिक्चर के थ्रू डेपिक्ट करने की कोशिश की है, पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश की है। तो देखिए इसके अंदर ये जो पिक्चर दिखाई थी मैंने जस्ट अभी आपको, इसके अंदर क्या दिखाया गया है, इसके अंदर shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes। तो देखिए बेटा, इसके अंदर यूरोप और अमेरिका, इन दोनों के लोगों को इकट्ठा करके दिखाया गया है। इसके अंदर मैन एंड वुमेन, सभी
स्त्री पुरुष दोनों हैं, ऑल एजिस हर उम्र के लोग हैं, एंड सोशल क्लासेस और हर वर्ग के, सोशल क्लास होता है हर वर्ग के इसके अंदर लोग हैं, चाहे वह गरीब वर्ग है चाहे वो अमीर वर्ग है, हर प्रकार के लोगों को इसके अंदर दिखाया गया है। ध्यान से सुनना बेटा, इसके एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये चैप्टर भी आपका पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आगे देखिए बेटा इसको, ये सभी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। ये जो मैंने आपको जस्ट अभी स्टैचू दिखाया था ना, ये क्या है बेटा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। और ये क्या है, लॉन्ग ट्रेन का मतलब क्या है, एक लंबी, जैसे ट्रेन होती है ना बेटा बहुत लंबी, मतलब लंबी पंक्ति के अंदर लंबी लाइन बनाकर, मैंने आपको अभी पिक्चर में भी दिखाया भी था बेटा, बहुत लंबी लाइन, मतलब जहाँ तक आप लोगों की नज़र जा रही है वहाँ तक क्या ये लाइन बहुत लंबी लाइन बनाते हुए आ रहे हैं एक। और कहाँ से निकल रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ जो लिबर्टी है उसके पास से होकर निकल रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम। देखो बच्चों, मैं इसकी NCERT जो बुक है उसकी एक एक लाइन की आपको मैं समझा रही हूँ, क्योंकि चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बच्चों आपको अच्छे से देखना है, इस वीडियो को अच्छे से समझना है। तो इसके अंदर देखिए, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। अब देखो बच्चों, इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये जो जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी, ये आपने 9th क्लास के अंदर फ्रांस की क्रांति के बारे में पढ़ा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें क्या बताया गया था कि ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू को क्या एक महिला का यानी कि एक फीमेल का रूप दिया गया है। ये जो स्टैचू है इसको फीमेल रूप में दिखाया गया है। हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड। मैंने आपको स्टार्टिंग बेटा पिक्चर में दिखाया था, इसके 2 हाथ दिखा रखे हैं और एक हाथ, दोनों हाथ के अंदर कुछ मटेरियल है इसके। तो क्या है बेटा, जो हैंड इसका ऊपर है, जो हैंड इसका ऊपर की साइड है उसके अंदर क्या दिखा रखा है बेटा, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। उसके अंदर क्या दिखाया गया है, एनलाइटमेंट होता है ज्ञान, मतलब जो नॉलेज होती है, तो नॉलेज की मशाल, टॉर्च होती है मशाल रूप में, मतलब नॉलेज की एक मशाल ले रखी है उसने अपने हाथ में। एंड शी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। और जो दूसरा हाथ है उसके अंदर उसने क्या लिया हुआ है, उसके अंदर जो मानव के जो अधिकार होते हैं, जो हम लोगों के चार्टर राइट्स होते हैं, उसकी एक पुस्तक टाइप में, मतलब उसकी कॉपी उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई है। अब देखो, मैं इन सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको एक बार फिर से मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। ये देखिए बेटा, ये आप लोगों को पिक्चर जो जस्ट मैंने आपको अभी समझाई थी, ये देखिए, ये क्या है, बहुत लंबी लाइन है, ये पीछे से चली आ रही है, बहुत दूरी से देखिए, ये मतलब जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक ये बहुत लंबी लाइन है। और ये देखिए, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, इसके पास से पूरी लाइन आगे जाती जा रही है, आगे निकलती जा रही है। इसके एक हाथ में एनलाइटमेंट टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट टॉर्च है और ये देखिए दूसरे हाथ के अंदर क्या है, चार्टर ऑफ, मतलब जो हम लोगों को जो अधिकार मिले हैं उसका इसके हाथ में, इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। ओके बेटा, आगे देखिए, अब आगे देखिए, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिम्बल्स ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस। और इसके अंदर देखिए आगे क्या बताया गया है कि ये जो स्टैचू है इसके सामने, मतलब इसके फ्रंट में क्या है बेटा, जो इसके फ्रंट में जो फोरग्राउंड है यानी कि जो ज़मीन है वहाँ पर क्या है, क्या दिखाया गया वहाँ पर, उसके ऊपर क्या है कि जो एब्सोल्यूटिस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि निरंकुश जो संस्थाएं हैं, उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो क्या है, उनके जो अवशेष हैं वो शैटर्ड, मतलब बिखरे हुए हैं, मतलब उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं। देखो मैं आपको फिर से एक बार पिक्चर दिखाती हूँ, ये मैं दिखाती हूँ कहाँ पर, ये देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखो, ये देखिए जो यहाँ पर, ये देखिए ये बिखरे हुए हैं ना, ये सारे क्या हैं, ये इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ये इसके रिमेनिंग पार्ट्स शैटर्ड हो रहे हैं, यहाँ पर बिखरे हुए हैं। ओके, आगे देखिए, अब एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है बेटा, इस वर्ड को ध्यान से समझिए। देखिए आपके न्यू वर्ड्स में दिया भी गया है, मैं साथ साथ आपको सारी चीज़ें करवा रही हूँ। एब्सोल्यूटिस्ट होता है बेटा, इसे हिंदी में निरंकुशवाद कहा जाता है और निरंकुशवाद का मतलब होता है वन मैन रूल। सिंपल अगर लैंग्वेज में समझा जाए तो वन मैन रूल। तो देखिए इसको, a government or system of rule that has no restraints on the power exercised। मतलब सरकार का एक ऐसा रूल जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी
इसका अंदर क्या है, जो शासन व्यवस्था होती है इस पर किसी प्रकार कोई अंकुश नहीं होता है, मतलब कोई भी दबाव नहीं होता है, वन मैन रूल होता है, उसे क्या कहा जाता है, निरंकुशवाद या एब्सोल्यूटिस्ट कहा जाता है। ओके, तो उसके जो अवशेष हैं वो वहाँ शैटर्ड हो रहे हैं, बिखरे हुए हैं। आगे देखो बच्चों, इन Saryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। और आगे क्या बताया गया है, सारियू के जो यूटोपियंस हैं उनके बारे में बताया कि में दुनिया के जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बटे हुए हैं, और उनकी जो मतलब आइडेंटिफिकेशन है वो किस प्रकार से हो रही है, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन उनके फ्लैग के द्वारा, और उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उनकी जो अपने हर देश की अपनी अलग अलग पोशाक होती है, कॉस्ट्यूम्स होता है, उसके द्वारा क्या उन्हें पहचाना जा रहा है। अब इसको डायग्राम को फिर से देखिए बेटा, ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, सभी के हाथ में देखिए अपने अलग अलग फ्लैग्स हैं। ये देखो बेटा ध्यान से देखिए, ये अलग फ्लैग है तो यानी कि ये ग्रुप अलग है, ये अलग फ्लैग है, इनका कॉस्ट्यूम भी अलग है। ये देखिए यहाँ से अलग फ्लैग आ गया है, ये अलग। तो इस प्रकार से हर ग्रुप के पास देखिए अपने अपने फ्लैग हैं। आप पीछे तक देखते जाइए बेटा, सबके पास क्या आपको ये फ्लैग दिखाई देंगे, विदाउट फ्लैग कोई भी नहीं है। ये देखिए एक सबसे आगे ही रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से सबके हाथ में अपने अपने फ्लैग्स हैं, और इनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं उसके द्वारा ही क्या है लोगों की पहचान हो रही है कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। ओके, आगे देखो बेटा, इसमें एक वर्ड आया उटोपियन। देखिए क्या होता है बेटा, इसको क्या बोला जाता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हम इसे नॉन मटेरियल बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। इसके अंदर क्या है बेटा, इसमें क्या है, एक ऐसी सोसाइटी की कल्पना की जाती है, इमेजिनेशन की जाती है कि जो मतलब इतना ज़्यादा क्या है, आइडियलिस्ट है वो जो समाज है, जो सोसाइटी है, कि उसका मतलब वो साकार होना ही असंभव है। जैसे हम कई बार कल्पनाएं करते हैं ना, इमेजिनेशन करते हैं कि काश हमारे पंख लग जाएं और हम भी हवा में उड़ने लगें, पक्षियों की तरह हम भी हल्के हो जाएं, बिल्कुल लाइट वेट हो जाए, बट दैट नॉट पॉसिबल। तो ये वही है, ये यूटोपियन मतलब सिर्फ कल्पनाएं करना, मतलब ऐसी इमेजिनेशन करना जो आगे कभी संभव हो ही नहीं सकती। सॉरी। तो वो क्या कहलाता है बेटा, उटोपियन विजन कहलाता है। ओके, आगे देखिए अब। तो ये जो आपको समझ में आ गया, उनके कॉस्ट्यूम से क्या है, उनके फ्लैग से कॉस्ट्यूम से उनकी पहचान हो रही है। लीडिंग द प्रोसेशन वाज पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। अब देखिए अलग अलग बताए गए हैं कि जो उस स्टैच्यू से जो आगे निकल चुके हैं उसके अंदर कौन कौन से देश थे, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड। जो इस स्टैच्यू से, इसको डायग्राम को देखना आप, तो इसमें कुछ जो लोग हैं वो स्टैच्यू से आगे निकल गए, मतलब ये क्या है, जो ये लाइन है चलती जा रही है, ये रुक नहीं रही है, ये आगे बढ़ती जा रही है, चलती जा रही है। तो जो लोग इस स्टैच्यू से को क्रॉस कर चुके हैं उसमें कौन कौन से देश के थे, यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। अब आगे देखिए बेटा, फ्रांस। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, कोशिश मेरी पूरी है बेटा आपको एक एक वर्ड एक एक बात अच्छे से समझाने की। फ्रेंच आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैच्यू। और बिल्कुल जो देखिए बेटा स्टैच्यू के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। आप इसके साथ साथ डायग्राम जरूर देखते जाना। और जो ग्रुप बिल्कुल स्टैच्यू के पास पहुंच गया है उनके हाथ में क्या तिरंगा है, ट्राई कलर 3 रंग का तिरंगा है। और उस जो 3 रंग हैं वो कहाँ के, वो किसके हैं, फ्रांस का है। She is followed by the peoples of Germany wearing the black, red and gold flag। और इनके पास जो फ्लैग है वो किस 3 कलर कौन कौन से इसके अंदर, ब्लैक, 3 कलर्स हैं, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। ये देखिए मैं आपको इसको फिर से दिखाती हूँ एक बार डायग्राम में ताकि आपको समझ में आए। देखिए बेटा ये देखिए ये 3 कलर्स हैं इसके अंदर। ये वाला जो फ्लैग है ये ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, ये 3 कलर, ये फ्रांस का झंडा है, ये फ्रांस का ट्राई कलर दिखाया गया, इसमें झंडा दिखाया गया है। ओके, आगे देखो बेटा, एंड इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सरयूज क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल्स डिडंट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। और ये जो आगे क्या बताया गया बेटा,
और ये मतलब एक इंटरेस्टिंग वे इसके अंदर बताया गया है कि जिस समय सारियों ने ये इमेज तैयार की थी, उस समय क्या है, जो जर्मन के लोग थे वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र का पार्ट नहीं बने थे उस समय। And the flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalates and into a nation state under a democratic constitution। और उन्होंने जर्मन के जो लोग हैं उस समय क्या है, संयुक्त राष्ट्र का मतलब उसके अंदर उनकी भागीदारी नहीं थी, वो हिस्सा उनका नहीं बना था, लेकिन उनके हाथ में जो ट्राई कलर है, जो झंडा है उनके हाथ में, वह 1848 की जो उम्मीद, मतलब उस समय जो 1848 की जो लिबरल होप्स थी उसको इसके अंदर शो किया गया है। और उसके अंदर क्या है, जो जर्मन भाषी जो लोग थे उसको इसके अंदर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। आगे, फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिलीस, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और आगे क्या बताया गया बेटा, जर्मन के जो लोग थे उसके बाद ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, और मतलब ये क्या है, सीक्वेंस दिखाया गया है, मतलब जर्मन के बाद कौन कौन सी कंट्री आ रही हैं, हर कंट्री क्या है अपने ये क्या है लाइन में आ रही है, मतलब सबके हाथ में अपना फ्लैग है और सब अपने अपने कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, तो ये सीक्वेंस में आ रही हैं। तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसके बाद देखिए कौन कौन आ रहे हैं, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, मतलब सब क्या है एक लाइन बनाकर आ रहे हैं। तो अब ऊपर से देखिए इसमें क्या हो रहा है, फ्रॉम दी हेवंस, मैंने आपको अभी पिक्चर में दिखाया था बेटा, क्रिस्ट, ईसा मसीह, संत, एंजल्स गेज अपॉन दी सीन, ये सभी लोग क्या ऊपर आसमान में से इस बहुत ही सुंदर दृश्य को देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसके अंदर बेटा क्या दिखाया गया है, जो ये आर्टिस्ट है वो क्या शो करना चाह रहा है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी नेशन हैं, उन सभी के बीच में क्या आपस में फ्रेटर्निटी होता है बेटा भाईचारा, मतलब बहुत ही प्रेम दिखाया गया है, आपस में बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया गया है। तो जो ये आगे हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा, उसके अंदर जगह जगह पर इन सारी चीज़ों को शो किया गया है जो हमने अभी तक इसके अंदर डिस्कस की हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा मैं आपको बहुत ही आराम से बहुत एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करती चल रही हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम न आए। अब देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो ये चैप्टर है इसके 6 पार्ट्स हैं। तो बेटा देखिए मैं आराम से करवाऊंगी आपको, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो मैं आपको एक एक पार्ट करके हम लेकर चलते हैं ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। तो आज देखिए बेटा, हम सबसे जो इसका फर्स्ट पार्ट है, ये तो हमने जो अभी किया वो इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम जो इसका फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों क्या बताया गया है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है, इसमें बेटा फ्रांस की जो क्रांति है और जो राष्ट्र के विचार हैं, आइडियाज़ हैं, उसको इसके अंदर शो किया गया है, बताया गया है। तो मैं आपको ये पॉइंट्स में समझाऊंगी बेटा, ताकि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ सकें, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट न रहे। तो देखिए बच्चों, इसको ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से सुनना इसको। The first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789। जो राष्ट्रवाद की यानी कि जो नेशनलिज्म की जो क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो आपने 9th क्लास के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था वो कब से स्टार्ट हुआ था, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, उसके साथ ही इसकी स्टार्टिंग होती है। तो सबसे पहले तो बेटा देखो आपको ये पता होना चाहिए नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है। नेशनलिज्म होता है बेटा जिसके अंदर मतलब जहाँ पे जो सरकार का निर्माण है वो क्या है, हम जनता के द्वारा होता है, वो क्या कहलाता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, उसके ऊपर किसी दूसरे राजा का या दूसरे नेता का कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है, तो वो नेशनलिज्म कहलाता है। तो आगे देखिए इसके अंदर as you would remember was a full-fledged
टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्च। तो हमने जो 1789 के अंदर हमने जो 9th क्लास में बेटा रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा था, उसमें हमने क्या देखा था कि फ्रांस एक ऐसा देश था जो क्या पूरी तरह से कैसा था, निरंकुशवाद था, यानी कि उसको क्या मोनार्च होता है बेटा जो उसको पर अपना खुद का, जैसे हिटलर टाइप में यहाँ वहाँ का जो शासक था वो क्या है, मोनार्च था, वो अपने निरंकुश राजा था, उसका पूरा उसके ऊपर शासन था, स्वामित्व था। And the political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। और इसके अंदर क्या बताया गया बेटा, जो फ्रांस की क्रांति थी उसके साथ से ही क्या है, उसके अंदर जब फ्रांस की जो क्रांति हुई थी, यानी फ्रांस की जो लड़ाई हुई थी, तो उस लड़ाई के साथ ही क्या है, फ्रांस के अंदर बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसमें चेंजमेंट आए थे, और उन चेंजमेंट के द्वारा क्या हुआ था, जो पब्लिक थी उसको भी बहुत अधिक लाभ हुआ था। तो उसके अंदर बेटा देखिए, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उससे उसके अंदर क्या क्या चेंजमेंट आई थी, तो ये मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ। आप चाहो तो बेटा इन पॉइंट्स को नोट डाउन भी कर सकते हो, या आप साथ में अपनी NCERT की बुक लेकर बैठ जाना, उसमें मैं बता रही हूँ। NCERT की बुक के अंदर आपका जो पेज नंबर 5 है, पेज नंबर 5 के ऊपर है आपके बेटा, आप उसमें चाहो तो सेकंड पैराग्राफ है, उसमें चाहो तो आप मार्क भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ, आप बुक में मार्क करना चाहो बुक में कर लीजिए, अदरवाइज आप लिखना चाहो लिख लीजिए। तो देखिए क्या क्या उसके अंदर उस समय चेंजमेंट आए थे। तो जो फ्रांस के लोग थे, जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस measures and practices that could create a sense of collectively आइडेंटिफाई अमंग अस द फ्रेंच पीपल। यानी कि जो फ्रेंच के जो क्रांतिकारी थे, फ्रांस के जो क्रांतिकारी जिन्होंने आंदोलन किया था, उन्होंने क्या देश के अंदर बहुत अधिक चेंजमेंट किए थे, बहुत अधिक बदलाव किए थे। तो इससे रिलेटेड बेटा आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए। देखो मैं आपको, नहीं तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी आप इसको ईजिली आप इसमें पॉइंट्स के ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये अलग कलर से शो कर रही हूँ ताकि आपको बेटा दिक्कत ना हो। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको रेड कलर से शो कर रही हूँ, ये द आइडिया ऑफ ला पैट्रिक एंड ली सिटियोन दी एम्फेसाइज यहाँ तक कर लीजिए। ये है आपका बेटा फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो फ्रांस के लोग थे उसके अंदर, उन लोगों के अंदर क्या है, पितृभूमि होता है बेटा, ला पैट्रिक होता है पितृभूमि, वो आपको भी समझाती हूँ डिटेल, एंड और नागरिक जैसे विचारों की भावना को भरना। तो इसके अंदर देखिए क्या बताया गया है, पितृभूमि यानी कि जो फ्रांस के लोग थे उन लोगों को क्या बताया गया कि जो ये हमारी जो भूमि है, हमारी जो लैंड है, वो क्या है, फादर लैंड है, यानी कि वो हमें विरासत में मिली है, उससे हमें कोई नहीं छीन सकता, चाहे वो कोई कितना ही बड़ा राजा हो, कितना ही बड़ा शासक हो। और इसके अलावा नागरिक मतलब इसके अंदर क्या बताया गया, ली सिटियन यानी कि सिटीजन वाली भावनाओं को भरना कि हम क्या हैं, इस देश के नागरिक हैं और हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके बेटा, सेकंड पॉइंट देखिए। अब सेकंड पॉइंट है बेटा द नोशन ऑफ सेकंड पॉइंट देखिए, रेड कलर से शो कर रही हूँ मैं। द नोशन होता है बेटा आइडिया, द नोशन ऑफ, ये जो नोशन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स, और इसके अंदर अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि संविधान की तरफ से हम सभी को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, हमें इक्वल अधिकार दिए गए, हमें उनको क्या एंजॉय करना है, कोई हमें उनसे छीन नहीं सकता। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर, और फ्रांस के अंदर क्या है बेटा, नया झंडा, नया फ्लैग तैयार किया गया, नए झंडे का चुनाव किया गया, नए झंडे को तैयार किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट मैं छोटे छोटे बता रही हूँ आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो लर्न करने के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका जो फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, न्यू हिम्स वाद, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। हिम्स होते हैं बेटा, हिम्स को आप क्या बोलोगे, रिलीजियस सॉन्ग्स। हिम्स क्या होते हैं बेटा, जिसे हम भजन बोलते हैं, हिंदी में हम जिसे भजन कहते हैं, जो भगवान से रिलेटेड होते हैं, तो उसे हिम्स बोला जाता है। न्यू हिम्स वर कंपोज ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स क्या होते हैं बेटा, जो मार्टियर्स होते हैं, जो शहीद, जो युद्ध के अंदर जो सोल्जर्स मारे जाते हैं, उन्हें मार्टियर्स बोला जाता है, तो उसे क्या शहीद कहा जाता है।
कोमोरिडेटेड, ये यहाँ तक ये वाला पॉइंट। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो रूलर्स थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने क्या बताया कि हर देश के अंदर क्या है, नए नए प्रकार के पैट्रियोटिक सॉन्ग होने चाहिए, मतलब नए नए प्रकार के क्या हिम्स होने चाहिए, यानी भजन होने चाहिए, उनको तैयार किया जाए। ओट्स यानी क्या है, शपथ ली जाए। एंड मार्टियर्स कोमोरेटेड, और यानी कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनको क्या है, उनकी बातों को याद किया जाए, उनका गुणगान किया जाए। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों के लिए भी क्या है, लोगों को एक्टिव बनाया गया था, उन्हें तैयार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ पॉइंट आ सेंट्रलाइज्ड, ये है फिफ्थ पॉइंट। A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform law for all citizen। और इस पॉइंट का ना देखिए बेटा क्या बताया गया है कि जो इसमें क्या बताया कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसका गठन करना, मतलब नई प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसके नई सिस्टम को तैयार करना और उसको फॉर्मुलेट करना। उसके द्वारा तैयार किए गए जो लॉज हैं वो क्या हैं, वो सभी लोगों के लिए इक्वल हैं, सभी लोगों के लिए समान हैं। आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनल कॉस्ट्यूम्स। इस पॉइंट में देखिए क्या बताया गया है, इंटरनल कॉस्ट्यूम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड। इस पॉइंट में है ये। नेक्स्ट पॉइंट आपका 6 पॉइंट, 5, 6 जो भी पॉइंट है नंबरिंग आप कर लेना। तो इसके अंदर क्या बताया गया बेटा कि आंतरिक आयात और जो निर्यात था उसके उसके ऊपर जो शुल्क लगाया गया था, ड्यूज थे, उसे अबोलिश कर दिया गया था, यानी उसे ख़त्म कर दिया गया था। मतलब इंटरनल आयात निर्यात होता बेटा अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर जब वस्तुओं को थिंग्स का आदान प्रदान होता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उस टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडोप्टेड। और इस लास्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट बेटा इसके अंदर क्या बताया गया है कि भार नापने की जो एक समान व्यवस्था थी उसे लागू कर दिया गया था। इस पॉइंट को समझिए बेटा, भार नापने की एक समान व्यवस्था का यहाँ से मतलब क्या है कि हर मतलब फ्रांस के अंदर क्या होता था बेटा, एक ही मतलब देश के अंदर अलग अलग जो एरियाज थे वहाँ पर जो वेटिंग सिस्टम था, वेटिंग सिस्टम मतलब चीज़ों को मापने की जो पद्धति थी वो क्या है, जो व्यवस्था थी वो अलग अलग थी। जैसे अब आपको कोई एक चीज़ क्या है, 1 किलो कोई चीज़ लेनी है तो उस 1 किलो के अंदर क्या है आपको एक फ्रांस के अंदर ही अगर आप एक एरिया में जाओगे तो वहाँ पर 1 किलो में आपको पूरी चीज़ मिलेगी, लेकिन जब वही चीज़ आप दूसरी जगह से लोगे तो वहाँ पे क्या है वेट अलग हो जाता है, डिफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वेट का जो सिस्टम था उसे क्या है इक्वल कर दिया गया था, उस इक्वेलिटी को अपनाया गया था। इस प्रकार से जो फ्रेंच के जो रिवोल्यूटरीज थे उन्होंने क्या है इन सारी बातों को इसके अंदर अडोप्ट किया था, इन सारी बातों को अपनाया था। आगे देखिए बेटा, ये थोड़ी सी बेटा लंबी जाएगी वीडियो, बट आपको अच्छे से समझना है ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। अब आगे आता है बेटा, आगे देखिए, अब इसको ध्यान से समझो। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करते हैं। अब देखिए बेटा यहाँ से क्या है आपके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से आप चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब जो ये जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनर्स थे उन्होंने, उनका क्या मोटो था, क्या ऑब्जेक्टिव था, किस लिए उन्होंने ये सारे नए नए लॉज लगाए थे, नए नए रूल तैयार किए थे। तो उनके जो उद्देश्य थे, उनके क्या उद्देश्य थे, तो सबसे फर्स्ट क्या आता है, द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डिपोजिशन। इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंदर ये बताया गया है कि डिपोजिज्म होता है बेटा डिक्टेटरशिप। ये जो वर्ड आ रहा है डेस्पोटिज्म, इसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप। यानी कि उस समय क्या था बेटा कि यूरोप के जितने भी देश थे, हर राष्ट्र के अंदर क्या है निरंकुश जो बात था, मतलब जो राजा था वो क्या है बहुत ही वो सबको अपने अंडर रखने की कोशिश करता था। तो जो निरंकुशवाद की जो भावना थी उस चीज़ को समाप्त करना, यही इनका मेन उद्देश्य था, यही इनका मेन मोटो था। इसके अलावा ये तो फर्स्ट इनका था। सेकंड क्या था बेटा, सेकंड था ये वाला, यहाँ से स्टार्ट है। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up
जैकोबिन क्लब्स। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे जो ये रिवोल्यूशन की जो नए लॉज तैयार किए गए थे, जैसे जैसे हर पूरे देश के अंदर फैले, तो क्या सभी लोगों को ये सारे सुझाव बहुत ही पसंद आए। वो सब, और बाकी जो फ्रांस के अलावा बाकी जितने भी देश थे वो क्या चाहते थे कि अब हमारे देश के अंदर भी यही सारे नियम लागू हो जाएं जो फ्रांस के अंदर लागू हो गए थे। तो इसके लिए क्या है, जितने भी जो एजुकेटेड जो मिडिल क्लासेस थे, जो स्टूडेंट्स थे यूरोप के, वो क्या है सारे आगे आए, और उन्होंने सबने मिलकर क्या एक जैकोबिन क्लब का निर्माण किया, मतलब जैकोबिन क्लब की स्थापना की। और इससे देयर एक्टिविटीज़ एंड कैंपेनियंस प्रिपेयर द वे फॉर फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। और 1790 के दशक के अंदर, समय के अंदर, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, इन जो ये मतलब जो ये रिवॉल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था, ये धीरे धीरे करके क्या है हर देश के अंदर फैलता जा रहा था। एंड विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और जो फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज थे, उनका मेन मोटो क्या था कि उनके बनाए हुए जो नए नियम थे, उन सारे नियम को, उन सारे आइडियाज़ को कहाँ तक ले जाना, पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर फैलाना, यही इनका मेन मोटो था। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए हैं इसमें कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या इसके उद्देश्य थे। अब ये देखिए बेटा, ये आपको इसका मैप दिखाया गया है। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हुआ था, थोड़ा सा और रह गया इसके अंदर, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ये सारे पॉइंट्स इसके समझा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आगे देखिए बेटा, within the wide swath of territory that came under his control। स्वैथ देखिए बेटा, ये वर्ड आया स्वैथ, इसका मतलब क्या होता है, एनवलप यानी कि लिफाफा। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। अब देखिए बेटा, यहाँ से क्या होता है, जैसे मूवीज़ के अंदर होता है ना, विलेन की एंट्री होती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें जब चेंजमेंट हो रहे थे, तो क्या एक नेपोलियन नाम का, नेपोलियन देखिए, जब जैसे नेपोलियन का नाम आता है तो क्या होता है बेटा, हमारे माइंड के अंदर कुछ होने लगता है, यानी कि हम सभी को पता है कि नेपोलियन किस प्रकार का शासक, किस प्रकार का राजा था। तो उस समय तो क्या है बेटा, वो एक सेनापति ही था। तो देखिए मतलब जो नेपोलियन नाम का जो ये इंसान था, स्टार्टिंग में क्या है एक सेनापति था, लेकिन इसने एक बहुत लंबी जर्नी की, उसके बाद क्या है कितना बड़ा सम्राट बन गया था। नेपोलियन के बारे में अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। नेपोलियन ने कितने संघर्ष करके, किस प्रकार से उसने नए नए तरीक़ों को अपनाकर, किस प्रकार से एक छोटे से सोल्जर से लेकर कैसे वो एक सम्राट बन गया था, एक राजा बन गया था। तो ये जो इसका पूरा जो टाइम था, वो किस प्रकार से उसने इन सब चीज़ों को गेन किया। तो उस समय भी क्या होता है बेटा कि जो नेपोलियन था, तो थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्ची, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जो नेपोलियन था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसने फ्रांस के अंदर जो डेमोक्रेसी थी उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient। लेकिन नेपोलियन ने क्या किया था बेटा, सिविल कोड ऑफ 1804 के अंदर उसने क्या किया था कि उसने कुछ चेंजमेंट किया था। उस जो चेंजमेंट हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा नेपोलियन की संहिता, नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो इसने अब देखिए, इसने भी अपने तरीके से कुछ नियम बनाए थे। तो इसने अब देखिए क्या नियम बनाए थे, इसने अपने क्या नियम बनाए थे, इसके नियम देखिए। अब तो इसके नियम देखिए, इसके नियम में देखिए बेटा क्या आया था, विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एस्टेब्लिश्ड इक्वेलिटी बिफोर द। तो इसने देखिए बेटा सबसे पहले क्या नियम बनाया था, जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे उसे एबोलिश कर दिया गया था, उसे ख़त्म कर दिया गया था। जन्म के आधार पर जो विशेष अधिकार, मतलब कहने का अभिप्राय है कि बेटा जैसे किसी बच्चे ने क्या है बहुत अमीर घर में जन्म लिया है, किसी बच्चे ने गरीब में, तो क्या है जो अमीर वर्ग का बच्चा है उसे तो सारे अधिकार मिलेंगे, लेकिन जो गरीब वर्ग का बच्चा है उसे अधिकार नहीं मिलेंगे, उसे अधिकारों से वंचित रखा जाएगा। तो इसलिए जो विशेष अधिकार, जो मतलब राजा के बच्चे को तो सारे अधिकार थे लेकिन गरीब के बच्चों को नहीं थे, तो उसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था, एबोलिश कर दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा,
नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। सेकंड पॉइंट में एक चीज़ इन्होंने क्या की थी, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार थे उन्हें एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया था। सेकंड पॉइंट में क्या था बेटा, बराबरी और संपत्ति का जो अधिकार था, इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी और इक्वालिटी, तो वो क्या है, उस चीज़ को इन्होंने क्या किया था, सेव किया था, सुरक्षित किया था। नेक्स्ट, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और इसके अलावा इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। और जो नेपोलियन था उन्होंने स्विट्जरलैंड, डच, इटली और जर्मनी के अंदर क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विभाजन था उसे एबोलिश कर दिया था, उसे भी ख़त्म कर दिया था। एंड एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम। और इसके अलावा इन्होंने जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, उसे भी एबोलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनाडोट्रियल ड्यूज। और इसके अलावा देखिए बेटा, इन्होंने जो किसान थे, किसानों को जो जमींदारों को जो शुल्क देना होता था, पुराने समय से ही चला आ रहा था, जो पीजेंट गरीब किसान थे उन्हें क्या है, जमींदारों को टैक्स देना होता, तो इन्होंने उस टैक्स को भी ख़त्म कर दिया था। और इन द टाउन्स थ्रू गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। कस्बों के अंदर जो रेस्ट्रिक्शंस, जो रोक लगाई गई थी, उसे भी रिमूव कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड उसके अंदर उन्होंने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए थे, बहुत सारे चेंजमेंट किए थे। एंड पीजेंट्स, आर्टिशंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एन्जॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। और जो गरीब किसान थे, भूमिहीन मजदूर थे, वो सब क्या है, एक जो नई आज़ादी उन्हें मिली थी उसे एन्जॉय कर रहे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर बिगेन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स, वही वेट और मेजर का जो लॉ था उसे इन्होंने क्या है, इक्वल कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। लास्ट में इन्होंने क्या किया था कि पूरे देश के अंदर एक मुद्रा का प्रचलन कर दिया था। मतलब कहने का अभिप्राय बेटा, जैसे कहीं पर कोई कहीं पर जो क्या है, जो कैपिटल है, जो मुद्राएं हैं वो क्या है, कहीं पर किसी प्रकार की थी, करेंसी जो थी वो कहीं पर किसी प्रकार कहीं पर, तो उस चीज़ को इन्होंने ख़त्म करके क्या है, पूरे देश के अंदर एक ही करेंसी स्टार्ट करवा दी थी, लागू करवा दी थी। तो इस प्रकार से जो नेपोलियन थे, इन्होंने देखिए किस प्रकार से बहुत सारे चेंजमेंट करके इन्होंने जो देश के अंदर क्या है, इक्वालिटी लाने की कोशिश की थी, और देश के अंदर क्या है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करके। तो हाउ एवर इन द एरियाज कंक्यूड द रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल्स वर मिक्स्ड। लेकिन क्या हुआ कि जो ये जीते हुए एरियाज थे, जीते हुए जो लोकल जो एरियाज जो मतलब कंक्वेड होता है, जीते हुए जो एरियाज थे, उसके ऊपर क्या है कि वहाँ के जो लोकल जो फ्रांस के लोग थे, उनके प्रति क्या है, उनकी मिक्स जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मिक्स होकर आ रही थी। इनिशियली इन मैनी प्लेस सच एज होलैंड एंड स्विट्जरलैंड एज वेल एज ब्रसेल्स, मेंज, मिलान एंड वार्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड। शुरू में तो क्या हुआ कि बेटा जो ये सारे रूल्स थे वो क्या है, सभी लोगों ने उनको बहुत खुश होकर अपनाया था। बट द इनिशियल एथोंटसिज्म soon turned to hostility as it became clear that the new administrative arrangement didn't go hand in hand with political freedom. लेकिन शुरू में तो क्या ये सारी चीज़ें सब लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, सब लोगों को बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या है, वहाँ पर क्या होने लगा कि जो ये लोगों का जो उत्साह था वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लग गया, और वो क्या है, धीरे धीरे करके दुश्मनी के अंदर परिवर्तित होने लग गया था। और इस प्रकार से इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe all seem to outweigh the advantages of the administrative changes। और इस प्रकार से जो बढ़ा हुआ जो कर था, जो बढ़ा हुआ जो टैक्स था, सेंसरशिप थी, और यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच के अंदर जो भर्ती जो सैनिक थे उनके साथ क्या है, जो ज़बरदस्ती जो परिवर्तन करवाए जा रहे थे, उनसे क्या है, लोगों को समझ में आने लग गया था
कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, और वो धीरे धीरे करके क्या है इस चीज़ के अगेंस्ट हो गए थे, इस चीज़ के खिलाफ हो गए थे। तो बच्चों ये मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट आज कम्प्लीटली समझा दिया है। आई होप बेटा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी बेटा आप इसको, मैं फिर वही कह रही हूँ, आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, और साथ में बुक रीडिंग ज़रूर करो ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो सकें। और आपको जो भी डाउट है बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर दोगे, ताकि जो आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसके अंदर उन आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।